इन तीन के बाद द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एंड स्टेज रीनल डिजीज वो आपके पास सिस्टिक डिजीज बन जाती है, स्पेशली दी ऑटोसोमल डोमिनेंट रीनल डिजीज, Yes, sir. polycystic kidney disease, which constitute about 10% of the cases of end stage renal disease are due to autosomal dominant polycystic kidney disease. मगर आज जो है तकरीबन थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करूंगा सारी सिस्टिक डिजीज के बारे में, थोड़ी थोड़ी। जी सर। तो एक तो इसके ये पॉटर्स क्लासिफिकेशन है फॉर रीनल सिस्टिक डिजीज, जिसमें देर आर 4 टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 में इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है। टाइप 2 में सिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी डिजीज, जिससे मल्टी सिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी डिजीज है, ठीक है। और टाइप 3 में एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जो कि और टाइप 4 में पार्शियल और इंटरमीडिएट यूरिनरी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये पॉटर क्लासिफिकेशन में ये 4 टाइप्स हैं, जिसमें टाइप 1 आपकी इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव, और टाइप 3 जो है वो अडल्ट पॉलीसिस्टिक डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो थोड़ी सी डिटेल्ड क्लासिफिकेशन जो है, सिस्ट जो है कुड बी सिंपल सिस्ट और complex or complicated cysts. We'll talk about these. फिर localized cyst disease of the kidney, जिसमें medullary cystic disease है, पॉलीसिस्टिक रीनल डिजीज है जिसमें इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक डिजीज और एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी डिजीज है, मल्टीलैकुलर सिस्टिक नेफ्रोमा है, और सिस्टिक डिजीज एसोसिएटेड विद सिस्टेमिक डिजीज, जिसमें ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है और वॉन हिपल डिजीज है। और फिर आ जाती है मिसलेनियस सिस्ट जो है, इसमें हाइड्रेटेड सिस्ट है, एक्वायर्ड सिस्ट है, यूरेमिया और सीकेडी, और एक्स्ट्रा पिरामिडल एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल सिस्ट है, पैरापेल्विक सिस्ट या पेरिनेफ्रिक सिस्ट। तो ये थोड़ी सी ज्यादा डिटेल से क्लासिफिकेशन है। ऑब्वियसली इन सारी में से अब आपके पास ये तकरीबन स्वाय आखिरी पे एक्वायर्ड सिस्ट जो है, ठीक है, जी या सर। ये पेरिनेफ्रिक और पैरापेल्विक सिस्टम, बाकी सारी जेनेटिक या हेरिडिटी बन जाती हैं। एक और क्लासिफिकेशन है विच इज ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी उसमें इनहेरिटेड सिस्टिक किडनी डिजीजेज हैं, और ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, which is the most common kidney disease caused by PKD1 और PKD2 mutation, autosomal dominant। उसके बाद autosomal recessive polycystic kidney disease, जो कि PKHD1 म्यूटेशन की वजह से है, और प्राइमरी काज ऑफ autosomal जो डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो है is interstitial inflammation and fibrosis. Next is granulocytic kidney disease, GCKD। ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये भी, अननोन एटियोलॉजी है। उसके बाद मिडलरी सिस्टिक किडनी डिजीज है, MCKD, जिसकी टाइप 1 और टाइप 2 म्यूटेशन हैं। और उसके बाद जुवेनाइल नेफ्रोपैथाइसिस है, जिसकी भी ये 2 वेरिएंट है, एक जुवेनाइल और एक एडल्ट टाइप, ठीक है। यस सर। ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, और ये NPHP1 और NPH5 जीन की म्यूटेशन है। नेक्स्ट इज ये आपकी नॉन हेरिडिटरी हो जाती है, डेवलपमेंटल सिस्टिक डिजीज इज काज्ड टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द मेटानेफ्रॉस, leading to multicystic dysplastic kidney disease with reduced nephron induction. So सिस्टिक जो किडनी डिजीज जो है, मल्टी सिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी डिजीज जो है, इसमें रिड्यूस नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, और एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ मेटानेफ्रॉस।
और उसके बाद रीनल डिजीज, जो सिस्टिक डिजीज जो है एसोसिएटेड सिस्टेमिक डिजीज जो पहले भी बात कर चुका हूँ, ट्यूबुलर सिक्रोसिस मोर कॉमन, और उसके बाद वान हेपल लैंडर सिंड्रोम, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। Acquired cystic kidney disease usually develops secondary to obstruction of the tubule by fibrosis या ऑक्सीलेट क्रिस्टल की। ठीक है, अगर वो ट्यूबल की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो ऊपर जो सेगमेंट है ट्यूबल की उसमें यूरिन कलेक्ट होता जाएगा, तो इस तरीके से वो सिस्टिक अपीयरेंस हो जाएगी। यूनिलैटरल सिस्टिक किडनी डिजीज रेयर डिजीज कैरेक्टराइज मल्टीपल सिस्ट जो हैं, और वो सिमिलर टू ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉली किडनी सिस्टिक जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है तो एडल्ट वाली उसी तरह की फाइंडिंग होगी, मगर ये यूनिलैटरल होगी। तो एपिडेमियोलॉजी में इन सब में से कॉमन जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, जिसकी जो इंसिडेंस इज 1 in 500 to 1000 है, और 12.5 मिलियन वर्ल्ड वाइड जो है मोस्टली एडल्ट जो है दे आर सफरिंग फ्रॉम ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक डिजीज। तो ये काफी रिलेटिवली कॉमन है, 1 to 500 to 1000 में से एक। End stage renal disease obviously is the significant complication of the autosomal dominant polycystic kidney disease, and symptomatic progression is seen mostly in the men जो है फीमेल की निस्बत मेन में ज्यादा कॉमन है प्रोग्रेशन जो है, affects all races and ethnic group। ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज उससे बहुत कम है कॉमन, 1 in 6000 to 55,000 न्यू, mostly diagnosed in infancy, childhood, or adolescence. Or autosomal recessive polycystic kidney disease is the cause of 5% of the end stage renal disease in children. ठीक है, और autosomal dominant polycystic kidney disease 10% of the adults with end stage renal disease, or autosomal recessive polycystic kidney disease 5% of the patients with end stage renal disease in children. Next is juvenile nephroptosis is 1 in 5,000%, or 10 to 20% of the children with juvenile nephroptosis present with chronic renal failure, or 1 to 5% of patients need dialysis or transplantation. ठीक है, तो 5% of the ESRD is due to autosomal recessive polycystic kidney disease, or 1 to 5% are due to juvenile नेफ्रोप्थाइसिस। ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन आ जाती है चिल्ड्रन में। और उसके बाद आ गई इन ट्यूबरस सिक्रोसिस के साथ एसोसिएशन जो है, ट्यूबरस सिक्रोसिस का इंसिडेंस जो है वो 1 in 10,000 to 50,000 पर। ठीक है, ये जो पेशेंट है 1 in 10,000 to 50,000, इनमें से 20 to 25% पेशेंट जो हैं ट्यूबरस सिक्रोसिस के दे विल हैव रीनल सिस। ठीक है, तो यहाँ आपके पास सबसे पहले सबसे कॉमन जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट एडल्ट्स में, तकरीबन 10% ऑफ द केसेस विद एंड renal disease in adults are due to dominant autosomal polycystic kidney disease, और इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में 5% केसेस आर ड्यू टू ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, 1 to 5% ड्यू टू जुवेनाइल नेफ्रोप्थाइसिस। ये दो कॉमन जो कंजाइंटल हेरिडिटरी डिजीजेज जो है बच्चों में, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और जुवेनाइल नेफ्रोप्थाइसिस बन जाती है। और उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है इसमें, ठीक है, कि जो सिस्ट है किडनी सिस्ट जो है डेवलप फ्रॉम द रीनल ट्यूबुल सेगमेंट, जो है रीनल ट्यूबुल की सेगमेंट्स है विच डिटैच फ्रॉम द पेरेंट ट्यूबुल आफ्टर ग्रोइंग ए फ्यू मिलीमीटर। ठीक है, ट्यूबुल की सेगमेंट है, आफ्टर ग्रोइंग फॉर फ्यू मिलीमीटर इट बिकम्स डिटैच फ्रॉम द मेन ट्यूबुल, और उसके बाद ये सिस्ट की फर्दर डेवलपमेंट जो होती है ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ द ट्यूबुलर एपिथेलियम, abnormalities in the tubular cilia, and excessive secretion of the fluid by those tubular cilia।
तो इस वजह से फिर सिस्टिक का साइज बढ़ता जाता है। हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन में ये एडल्ट डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक डिजीज के बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, रिसेसिव के बारे में भी, कि एक्स्ट्रा रीनल दोनों में एडल्ट डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक डिजीज या ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक डिजीज और ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक डिजीज में देयर आर एक्स्ट्रा रीनल फाइंडिंग्स इन एडिशन टू किडनी फाइंडिंग्स। फ्लैंक पेन हो सकती है, इंटरमिटेंट हीमेचूरिया हो सकता है, सिस्ट हेमरेज, सिस्ट इन्फेक्शन, नेफ्रोलिथाइसिस, हाइपरटेंशन और क्रॉनिक रीनल फेलियर। और एक्स्ट्रा रीनल में हेपेटिक सिस्ट मोर कॉमन है। उसके बाद हेपेटोमेगाली, कार्डियक वाल्वुलर डिजीज, डाइवर्टिकुलोसिस, सेरिब्रल एन्यूरिज्म, पैंक्रियाटिक सिस्ट और सेमिनल वेसिकल सिस्ट भी हो सकती हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में दोनों ही हैं, रीनल भी हैं और एक्स्ट्रा रीनल भी हैं। ठीक है, तो हाइपरटेंशन, रीनल इंसफिशिएंसी, पैल्पेबल बाइलेटरल फ्लैंक मासेस है, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज हैं, यूजुअली हाइपोनाट्रीमिया, ग्रोथ रिटार्डेशन, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। एक्स्ट्रा रीनल फाइंडिंग में इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ है पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। और हेपेटिक डिजीज में पोर्टल हाइपरटेंशन, वेरिसेस और स्प्लीनोमेगाली हो सकती है। मेडलरी सिस्टिक किडनी डिजीज और नेफ्रोपैथाइटिस जो है, ये इनहेरिटेड डिजीजेस हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर मॉर्फोलॉजी और दे शेयर मेनी क्लिनिकल और हिस्टोलॉजिकल कंडीशन हैं। ठीक है, और इसमें कंट्रास्ट एडहांस थिन सेक्शन सीटी स्कैनिंग जो है वो टिपिकल reveals multiple cysts in the medulla or importantly corticomedullary junction. मेडलरी सिस्टिक डिजीज में मेडुला में और कार्टिकोमेडलरी रीजन में सिस्ट होंगी। मेडलरी सिस्टिक डिजीज जो है इनहेरिटेड इज ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न और यूजुअली प्रेजेंस विद एडल्ट ऑनसेट रीनल फेलियर। और जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो है, नो एक्स्ट्रा रीनल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, मल्टीसिस्टिक किडनी डिजीज जो है दैट इज लोकलाइज टू किडनीज, नो एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन। और एडल्ट एज में जाके रीनल फेलियर के साथ प्रेजेंट करेगी। और इसी का मेडलरी सिस्टिक किडनी डिजीज का दूसरा नाम जो है दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज, ADIKD। ठीक है, और ये नाम जो इसलिए दिया गया है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज के जो हिस्टोपैथोलॉजिकली डिस्टिंक्टिव फीचर इसमें है कि स्लोली प्रोग्रेसिव किडनी डिजीज ड्यू टू प्रोग्रेसिव इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। ठीक है, प्रोग्रेसिव इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस और उसके साथ सिस्ट जो है इन दी मेडुला या कार्टिकोमेडुलरी रीजन। और कुछ पेशेंट्स में मेडलरी सिस्ट में नॉट बी सीन। तो इसलिए मेडलरी सिस्टिक किडनी डिजीज की डायग्नोसिस के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेडलरी सिस्ट जरूर प्रेजेंट हो। ठीक है, आपको मेडलरी सिस्टिक किडनी डिजीज या ऑटोसोमल डोमिनेंट इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज, इसमें एक्सटेंसिव इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी प्रोग्रेसिव, तो वो उसकी बेस पे ये डायग्नोसिस करनी होगी MCKD की या ऑटोसोमल डोमिनेंट इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज की। दो वेरिएंट मेनली टाइप 1 है, जिसमें मीडियन ऑनसेट ऑफ ESRD इज एट द एज ऑफ 62 ईयर्स। ठीक है, एल्डरली में जाके रीनल फेलियर डेवलप होगी और MUC1 जीन की वजह से, म्यूटेशन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरी जो है MCKD टाइप 2 जो है वो अर्लियर एंड से रीनल डिजीज हो जाती है, उसमें 62 साल था, इसमें 32 ईयर्स पे।
और ये यू मॉड जीन की मॉडिफिकेशन या म्यूटेशन की वजह से है। और इस जो टाइप में इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें फेमिलियल यूइनाइल हाइपर यूरिसीमिक नेफ्रोपैथी होती है। ये जो पेशेंट्स हैं MCKD टाइप 2 के, जिसमें यू मॉड जीन की म्यूटेशन हुई है, फ्रीक्वेंट एसोसिएशन है विद हाइपर यूरिसीमिया, और जो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज लेस देन 4%। तो डिस्क्राइब्ड इन फैमिलीज में हाइपर यूरिसीमिया, एनीमिया, प्रोग्रेसिव किडनी फेलियर और प्रोग्रेसिव इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो। ठीक है, तो ये पिक्चर में ये सिस्ट नजर आ रही हैं, ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन पे सिस्ट नजर आ रही हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड पे मेडल्ला में सिस्ट नजर आ रही हैं, और सीटी स्कैन पे ये सिस्ट नजर आ रही है मेडल्ला के अंदर एक, और यहाँ एक छोटी सी सिस्ट नजर आ रही है आपको, ये जहाँ पे ये है और ये है। ये दोनों सूरतों में, दोनों किडनी में ये मेडल्ला के अंदर है। Yes, sir. दिस मेडलरी सिस्टिक किडनी डिजीज। Yes, sir. नेफ्रोप्थाइसिस जो है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन काज फॉर रीनल फेलियर, जिन जो हेरिडिटी रीनल फेलियर इन चिल्ड्रन में, तो 1 to 5% में, तो प्रेजेंस इन चाइल्डहुड और एडोलेसेंस विद प्रोग्रेसिव रीनल इंसफिशियंसी एंड इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रा रीनल रीजन। ठीक है, मिडलरी सिस्टिक डिजीज का इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि कोई एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन नहीं है, मगर नेफ्रोसाइसिस में फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रा रीनल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, जिसमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा है, हेपेटिक फाइब्रोसिस है, स्केलेटल डिफेक्ट्स है, और सेरिबेलर एप्लेजिया है। ठीक है, और अर्ली एज में फिर ESRD हो जाएगी। तो ये वाली जो एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन आपको ख्याल में रखना होगा, क्योंकि रीनल में किडनी के अंदर जो है मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर जो है सिमिलर टू मिडल सिस्टिक किडनी डिजीज, Yes, sir. मगर नेफ्रोसाइसिस में एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशंस आ जाएंगी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, हेपेटिक फाइब्रोसिस, स्केलेटल डिफेक्ट्स और सेरेब्रल एप्लेसिया। जुवेनाइल फार्म में रीनल फेलियर डेवलप हो जाएगी मीन एज 13 ईयर, और इसमें स्मॉल मिडल सिस्टिक की डिजीज में मिडल इस पे भी मिडल सिस्ट आ जाएंगे, और एक्सटेंसिव ट्यूबुलर एट्रोफी, थिकन ट्यूबुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और प्रोमिनेंट इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। क्लिनिकली ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया होगा, स्केलेटल डिस्प्लेसिया होगा, एनीमिया होगा, और प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर। दोनों में कॉमन फाइंडिंग जो होगी, जो नेफ्रोसाइटिस में भी, सिस्टिक डिजीज में, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, एन्यूरिसिस, डिहाइड्रेशन, फेलियर टू थ्राइव, वीकनेस एंड पैला। ठीक है, अब ये पेशेंट 13 ईयर्स ऑफ एज या 32 ईयर्स ऑफ एज या 62 ईयर्स, ये आपके पास भी पेशेंट आ सकते हैं एडल्ट के लिए। ठीक है, तो इसका आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। लेबोरेटरी फाइंडिंग में फेलियर टू कंसंट्रेट, तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रेयरली एक्सीड 800। प्रोटीन यूरिया सिग्निफिकेंट जो है लेटर इन द कोर्स ऑफ डिजीज हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सेकेंडरी ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो इन दोनों डिजीजेस में चूंकि इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होती है, तो सेकेंडरी ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, तो प्रोटीन यूरिया इन लेटर स्टेज में हो सकता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एजोटीमिया, इंक्रीज क्रिएटिनिन, हाइपोकैल्सियमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया, जो इंडिकेशन रीनल फेलियर की है वो आपको मिलेगी। CPC में नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक क्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, लो एरिथ्रोपोइटिन लेवल, और हाइपर यूरिसीमिया विद हाइपोयूरिकोस्यूरिया, जो MCKD में
जो MCKD 2C टाइप। इमेजिंग में आपने CT स्कैन, रीनल अल्ट्रासाउंड और हेपेटिक अल्ट्रासोनोग्राफी करवानी है टू सी दी कंजेंटल हेपेटिक फाइब्रोसिस, जो कि जुवेनाइल हाइपोथेसिस में हो जाएगी। स्केलेटल रेडियोग्राफी भी, ठीक है, डिस्प्लेसिया स्केलेटल डिस्प्लेसिया के साइन देखने के लिए, कंजेंटल हेपेटिक फाइब्रोसिस के लिए हेपेटिक अल्ट्रासोनोग्राफी, अगर आप जुवेनाइल नेफ्रोनोसाइसिस सस्पेक्ट कर रहे हो। यस मेडल्डी सिस्टिक किडनी डिजीज में एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन नहीं होंगी। तो एडोलिसेंट फॉर्म में ESRD यूजली एट द एज ऑफ 20 इयर्स डेवलप होती है। ये आपको यहाँ पे सिस्ट नजर आ रही हैं और ये यहाँ पे बिल्कुल ये वाइट हुआ है सारा ड्यू टू इंटरस्टिशियल फाइब्रोस। ये पिक्चर है जुवेनाइल नेफ्रोसाइसिस की। अगेन ये एनहांस ये लीजन्स आपको नजर आ रहे हैं ड्यू टू इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस की वजह से ये एनहांस लीजन नजर आ रहे हैं, ये यस भी जुवेनाइल नेफ्रोसाइसिस में। नेक्स्ट इम्पोर्ट एक लीजन है मेडलरी स्पंज किडनी, ठीक है। मेडलरी स्पंज किडनी जो नॉमेनक्लेचर है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि किडनी डज नॉट लुक लाइक ए स्पॉन्ज इन लिसन, मगर उसका नाम दे दिया गया है और इसलिए ये उसी नाम से चलता आ रहा है। तो मेडलरी स्पंज किडनी में इज ए बिनाइन congenital disorder characterized by dilated collecting tubules in one or more renal papillae, वन और बोथ किडनी में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहाँ पे होते हैं? तो रीनल ट्यूब्यूल पे जाके कनेक्ट होते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो कलेक्टिंग डक्ट को कनेक्ट होते हैं। तो इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का एक्टेजिया या डायलिटेशन, सिस्टिक डायलिटेशन हो जाती है। बिनाइन कंडीशन है यूजली, patient can remain asymptomatic despite being congenital disorder. Medullary sponge kidney usually is not diagnosed until second or third decade of life or later, वो कोई जब complications appear होती। तो इसमें रीनल स्टोन्स हो सकती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकती हैं, हिमेचूरिया हो सकता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, दोनों ये RTA टाइप 1 मेनली, और रीनल इंसफिशिएंसी रेयर है। इसमें मिडल स्पॉन्ज किडनी में रिलेटिवली बिनाइन कंडीशन है, रीनल इंसफिशिएंसी रेयर हो सकती है, मगर रीनल स्टोन्स, यूटीआईज, हिमेचूरिया और RTA हो जाते हैं। तो इसकी ग्रेडिंग में ग्रेड 1 2 3 4 में, ग्रेड 1 में 1 केलिसिस इज इन्वॉल्व, ग्रेड 2 में 1 केलिसिस बाइलेटरल, ग्रेड 3 में मोर देन 1 केलिक्स यूनिलेटरल, और ग्रेड 4 में मोर देन 1 केलिक्स बाइलेटरल। और यहाँ आपको ये जो केलिसिस हैं मेजर और स्मॉलर केलिसिस में यूजली कप शेप होती है। तो यहाँ पे ड्यू टू डायलिटेशन ऑफ दोज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ये आपको डाई नजर आ रहा है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। मडर्डी ब्लश भी कहते हैं। ये यहाँ पे क्लियर है, थोड़ा सा यहाँ भी क्लियर है कि ये जो डाई यहाँ नजर आ रहा है इंस्टेड ऑफ ये कप शेप होने के, ये उसके अंदर कप के अंदर ये रेडिएशन सी नजर आ रही जो है, ये दैट इज ड्यू टू डायलिटेशन ऑफ द ट्यूब्यूल जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो उनमें कैल्सिफिकेशन हो सकती है। तो ये पिक्चर मिलेगी आपको, ये पेपिला पे और कार्टिक मेडलरी जंक्शन पे ये इस तरीके से कैल्सिफिकेशन, नेफ्रोकैल्सिनोसिस, ठीक है, ये नेफ्रोकैल्सिनोसिस यहाँ पे ये जी बिल्कुल वो पेपिली क्योंकि जो सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जाके टिप ऑफ द पेपिला पे ट्यूब्यूल उससे कलेक्टिंग डेस्क से कलेक्ट होते हैं। तो वहां पे जब डायलिटेशन होगी तो ये कार्टिक मेडलरी जंक्शन पे पेपिली के टिप के पास ये कैल्सिफिकेशन भी हो जाएगी।
यहाँ पे ये 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 देख रहे हो आप, यहाँ पे ब्लश देख रहे हो, यहाँ पे ये तो कैलिसिस थी, मगर ये वाला जो डाई नजर आ रहा है यहाँ पे, दैट इज इन दी डायलेटेड कॉन्डक्टिव ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में है। तो ये टिपिकल पिक्चर इसकी होती है, जो फैन शेप, ये अब इसमें ज्यादा क्लियर है, ये वाला सारा ये जो है, ये वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर डाई है, और ये आपकी जो कैलिसिस है वो ब्लंट हुई है, ये सारा डाई जो नजर आ रहा है ये या इसमें भी है। तो ये मिडल डी स्पॉन्ज किडनी, क्योंकि दैट कैन लीड टू नेफ्रोकैल्सिनोसिस, यूटीआईज, और उसके बाद रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, और रेयरली जो रीनल फेलियर। नेक्स्ट इज ग्रेनुलोसिटिक किडनी डिजीज, the rare form of hereditary renal cystic disease, rare form. It is characterized by cystic dilatation of the Bowman's capsule, ठीक है, और इनिशियल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब आपका दोनों का डिफरेंस हो गया, जो स्पॉन्ज किडनी में जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की डायलेटेशन होती है, और ग्लोमेरुलोसिटिक जो है किडनी डिजीज में वोमेन स्पेस की और इनिशियल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की डायलेटेशन होती है। किडनीज यूजली एनलार्ज हो सकती हैं अल्ट्रासाउंड से, इंक्रीज एक्वोजेनिसिटी होगी, और कार्टिकोमेटली जंक्शन का लॉस होगा। हाइपरटेंशन हो सकती है, एब्डोमिनल मासेस हो सकते हैं जो कि रीनल इन्वॉल्वमेंट, रीनल फेलियर इन न्यूनेट्स, फ्लैंक पेन, हिमेचूरिया, और हाइपरटेंशन इन एडल्ट्स। ये हाई इंटेंसिटी सीएन जो है ये इन दी कॉर्टेक्स जो है ये आपको नजर आएंगे, ये ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन दी वोमेन स्पेस जो है। तो ये हाई डेंसिटी इंटेंसिटी जो लियंस हैं कॉर्टेक्स में इस तरीके से नजर आएंगे आप। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस जो है, ठीक है, ये वन ऑफ द टू systemic diseases which are associated with renal cyst, tuberous sclerosis or VHL syndrome। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है affecting cellular differentiation, proliferation and migration early in the development, resulting in variety of hematomas that may affect virtually every organ system of the body। इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि that could affect the every organ system जो है, और सबसे ज्यादा जो कॉमन जो है जो डायग्नोस्टिक है दैट इज दी ये लियन जो है एंजियो फाइब्रोमा, ओके, स्पेशियस एडिनोमा, एडिनोमा सेडेशियम जो है ये सबसे ज्यादा कॉमन। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में हो सकती हैं ये। अब उसके सिम्टम जो होंगे, लोकेशन एंड ग्रोथ ऑफ द ट्यूबर्स या जो स्पेशियस एडिनोमा जो है, ठीक है, नोड्यूल्स के तौर पर, और उसके सिम्टम साइन जो है उसके मुताबिक होंगे कि साइज क्या है और किस जगह पे डेपोजिशन है। क्यूटेनियस में आपको बता दिया ऑलरेडी, एडिनोमा स्पेशियस में। कार्डिक फाइंडिंग में, ठीक है, मैक्सिमम एट बर्थ, एट अर्लीस्ट लाइफ, बर्थ के वक्त भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। और कार्डिक डिजीज क्या है, मोस्टली रेब्डोमायोमास। ऑप्थेल्मिक में आई में वो बन सकते हैं एडिनोमास जो है, और एस्ट्रोसाइटोमा जो है जो कैल्सिफाइड हो जाते हैं आईज में। पल्मोनरी फाइंडिंग में, ठीक है, दोनों में सिस्टिक पल्मोनरी एबनॉर्मलिटीज 40% ऑफ द वुमेन विद टीसीएस। रीनल फाइंडिंग्स में, ठीक है, और उसके बाद एंजियोमायोलाइपोमा, एंजियोमायोलोमा हो सकता है साथ में इसके। डेंटल में प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में हेमेटोमास और पॉलीपाइट्स इन दी पॉलीपोसिस, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, कोलोन में। हेपेटिक में सिस्ट हो सकती हैं, ये सिम्टोमेटिक और नॉन प्रोग्रेसिव। और स्केल्पल के अंदर ये
हाइपरट्रॉफिक लीजन्स ऑफ द बोन हो सकते हैं, तो प्रैक्टिकली किसी जगह भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको सीटी स्कैन, रीनल अल्ट्रासाउंड, और अगर कार्डिक सस्पेक्ट कर रहे हो तो एकोकार्डियोग्राफी करवानी होगी। वान एप्पल लैंडर सिंड्रोम में सिस्टिक डिजीज ऑफ द पैंक्रियास, किडनी एंड एपिडेर्मिस, रीनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, रेटिनल एंड सेरिबेलर हीमेंजियोब्लास्टोमास हो सकते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है। और उसके बाद आखिरी जो थी एक्वायर्ड रीनल सिस्टिक डिजीज, यूजली प्रोग्रेसिव होती है विदाउट एनी सिम्टम्स। However, it can progress with palpable renal masses, और उसकी वजह से ग्लॉस हीमेचूरिया हो सकता है, फ्लैंक पेन हो सकती है, और रीनल कॉली हो सकती है। वो इवेल्युएशन में जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, मगर ये जुवेनाइल नेफ्रोसाइटिस और मेडली सिस्टिक डिजीज में यूजली सीरम सोडियम कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, क्योंकि वाटर डायूरेसिस होती है, फेलर टू कंसंट्रेट। मिनिमम प्रोटीन यूरिया अर्ली केसेस में, मगर लेट केसेस में ज्यादा हो सकता है। यूरिन सेडिमेंट यूजली बिनाइन होता है, और सीटी स्कैन में और सोनोग्राफी में श्रंकन किडनी मिलेंगी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एंजियोमायोलाइपोमा है, सिस्ट ऑफ रीनल साइनस है, मेंजियोमा है, मल्टीलैक्युलर सिस्टिक नेफ्रोमा है, न्यूरोब्लास्टोमा है, रीनल कॉर्टिकोमेडली एब्सेस है, वो विशेषता की नजर आते हैं। प्रोग्नोसिस इन दोनों कंडीशन में रीनल फेलियर 5 to 10 years में हो जाएगी। प्रोग्रेसिव है, रीनल सिस्टिस प्रोग्रेसिव जो है, एक्वायर्ड एक्वायर्ड रीनल सिस्ट जो है वो प्रोग्रेसिव है, मगर रीनल ट्रांसप्लांट के बाद वो रिग्रेस हो जाती है। ये भी आपने ख्याल करना है। कॉम्प्लिकेशंस में जुवेनाइल नेफ्रोप्टाइसिस आपको बताया था कि एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन भी होती हैं, हेपेटिक रीनल कॉम्प्लिकेशन, हेपेटिक फाइब्रोसिस, बिली डक्ट एनलार्जमेंट, ग्रोथ रिटार्डेशन, रीनल फेलियर, और एमसीकेडी टाइप 2 में हाइपरयूरिसीमिया और गाउट हो सकते हैं। Simple renal cyst is seen in more than 50% of the population after age of 50 years. Probably arise from obstructed tubules or duct. Do not communicate with the collecting system. इसी वजह से यूरिन इनमें कलेक्ट हो जाता है। Most common asymptomatic, rarely include hematuria from cyst rupture. हाइपरटेंशन हो सकती है, सिस्ट इन्फेक्शन हो सकती है, और अगर सिस्ट बहुत बड़ी हो जाए तो माउथ इफेक्ट भी हो सकता है, जिससे डाले का डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो ये जो सिंपल सिस्ट जो है, लूसेंट इफेक्ट होगा आईवीपी पे, कॉर्टिकल बल्ज हो सकता है, राउंड इंडेंटेशन ऑन कलेक्टिंग सिस्टम, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड पे हाइपोएकिंग होगी, ठीक है, एनहांस थ्रू ट्रांसमिशन होगी, sharply marginated smooth walls, very thin septation may occur, आमतौर पर नहीं होती सिंपल सिस्ट में। सीजी में भी स्मॉल सिस्ट वॉल स्मूथ होती है, और शार्प डिमार्केशन फ्रॉम द सराउंडिंग रीनल पेरेन्काइमा, एंड नो सिग्निफिकेंट enhancement after IV contrast in this. Cyst wall too thin to be seen on CT wall, CT scan जो है। तो ये सिंपल सिस्ट के फीचर्स हैं। एमआरआई में भी तकरीबन इसी तरह के फीचर्स हैं। नेक्स्ट जो है कॉम्प्लिकेटेड या कम्प्लेक्स सिस्ट, वो हैं जो इन क्राइटेरिया पे, सिंपल सिस्ट के क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरती। एनी सिस्ट जो इन क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरी, दैट इज कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट एंड विल रिक्वायर फर्दर वर्कअप। सिंपल सिस्ट में यू डोंट नीड एनी फर्दर वर्कअप।
सिस्ट एस्पिरेशन की इंडिकेशंस क्या है? अगर कम्प्लेक्स सिस्ट है, हाई डेंसिटी है, मोर देन 3 सेंटीमीटर साइज है, ठीक है, तो फ्लूइड का करेक्टर जो साइटोलॉजी के लिए आपको एस्पिरेट करनी पड़ेगी, और आफ्टर एस्पिरेशन इंजेक्ट contrast and obtain multiple projection to see that all surfaces of the walls are smooth जो है। यूरेमिक सिस्ट रीनल फेलियर में डायलिसिस वाले पेशेंट में मिलती हैं, और 90% of the patients who have been on dialysis more than 5 years, ठीक है, एंड से रीनल डिजीज में 40% में, मगर डायलिसिस पे 5 years हो गए हैं तो 90% में ये सिस्टिक डिजीज हो सकती है। इंसिडेंस ऑफ मेलिग्नेंसी इज नॉट हाई एज प्रीवियसली बिलीव्ड। पुराने जमाने में सोचा था कि रीनल यूरेनियम डायलिसिस वाले पेशेंट में चिस्ट हो जाती हैं, उनमें मेलिग्नेंसी हो सकती है, मगर जो लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन है कि वो इंसिडेंस इज नॉट हाई। हेमरेज हो सकती है, और ये सिस्ट भी कैन रिग्रेस आफ्टर सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन। सिंपल सिस्ट दोबारा आ गई। ये पिक्चर सिंपल सिस्ट की है, बिल्कुल हाइपोएकिक है, बल्ज कर रही है किडनी के बाहर, और जो वाल भी आपको क्लियरली नजर नहीं आ रही। लास्टली आपको ये बोस्नियक लीजन है, क्लासिफिकेशन है या कैटेगरीज है अभी सिस किडनी सिस्ट जो है, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन जो है वो उसकी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, और इंडिकेट मोस्टली जो इसका बेनिफिट ये है कि आपका जो ट्रीटमेंट का डिसीजन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन बोस्नियक लीजन। तो बोस्नियक टाइप 1 जो है वो सिंपल सिस्ट है, वाटर डेंसिटी है बिल्कुल लो जो है 0 to 20 ऑस्किल यूनिट जो है, होमोजेनस होगी, थिन वॉल होगी, नो एनहांसमेंट आफ्टर आईवी कंट्रास्ट, ठीक है। अगर ये बोस्निक टाइप 1 सिस्ट है, ये आर बिनाइन सिस्ट जो है, डू नॉट रिक्वायर फर्दर इमेजिंग और इंटरवेंशन। बोस्निक टाइप 1 सिस्ट के लिए अगर आप लेबल कर देते हो तो आपको फर्दर इमेजिंग या इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होगी। टाइप 2 जो है वो कम्प्लेक्स सिस्ट है, और इसमें हेयरलाइन सेप्टा हो सकते हैं, थिन कैल्सिफिकेशन हो सकती है इन दी सेप्टा, मगर ये भी नो डेमोस्ट्रेबल एनहांसमेंट आफ्टर आईवी कंट्रास्ट ऑन सीटी एंड एमआरआई भी टाइप 1 में भी और टाइप 2 में भी एनहांसमेंट नहीं होती। होमोजेनसली हाई एटेन्युएशन ऑन सीटी स्कैन, यूनिफॉर्मली हाई सिग्नलिंग इंटेंसिटी एंड टाइप 1 वेट इमेजेस, ठीक है, मेजर लेस देन 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। जो टाइप 2 या कैटेगरी 2 बोस्निक लीजन जो हैं, कैटेगरी 2 में दे आर आल्सो बिनाइन थिस एंड डू नॉट रिक्वायर फर्दर इमेजिंग और इंटरवेंशन। तो टाइप ये कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में अगर पेशेंट आपके पास है तो डू नॉट रिक्वायर फॉलो अप फॉर दिस, ना इमेजिंग फर्दर ना इंटरवेंशन। बोस्निक 2F ये कम्प्लेक्स रीनल सिस्ट है। अब इसमें और उसमें डिफरेंट क्या आ गया, इसमें मल्टीपल थिन एनहांसिंग सेप्टेशन, उसमें टाइप 2 में सेप्टेशन की एनहांसमेंट नहीं थी, यहाँ पे सेप्टेशन एनहांस हो जाएगी। कैन हैव थिक नोडुलर कैल्सिफिकेशन, मिनिमम एनहांसमेंट ऑन सीटी स्कैन आफ्टर कंट्रास्ट। जो लीजन 2 है 2F का, F 2F F बीन फॉलो अप
चाहिए। ठीक है। फॉलो अप क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग विद आईवी कंट्रास्ट इज रिकमेंडेड 6 to 12 months and then yearly for 5 years. एफ पोस्टिंग टू एफ की कि इसको फॉलो अप की ज़रूरत है। 6 month to 12 month पे आपने करवाने हैं रिपीट सीटी स्कैन, साथ साथ इमेजिंग या एमआरआई या सीटी, और उसके बाद ईयरली फॉर 5 years। ये इफ द लीजन ग्रो इन साइज और डेवलप इंटरनल एनहांसिंग सॉफ्ट टिश्यूज, तो फिर अब वो कैटेगरी 3 बन जाएगी और उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट या एब्लेशन थेरेपी होगी। ये ऊपर थोड़ी सी ये एनहांसमेंट दिखाई हुई है इसके अंदर, ये जो वाइटिश एरिया दिखाए। बोस्टनिक 3 जो है ये इंटरनल एनहांसमेंट कंट्रास्ट इंटरनल एनहांसमेंट भी होगी। 2F में एनहांसमेंट थी सिर्फ सेप्टा की, यहाँ इंटरनल एनहांसमेंट भी होगी आईवी कंट्रास्ट के बाद। और ग्रेटर देन 15 हाउस होल्ड यूनिट, ये इनकी रेडियोलॉजी की यूनिट है। थिक इरेगुलर एनहांसिंग वाल्व या थिक एनहांसिंग इंटरनल सेप्टिक, इंटरनल सेप्टेशन भी एनहांसिंग होगी और इंटरनल एनहांसमेंट भी होगी। ये बोस्निक लीजन कैटेगरी 3 की मैनेजमेंट में दे रिक्वायर एक्सियन या एब्लेशन थेरेपी। तो इन बोस्निक 3 लीजन्स में 50 to 80% चांसेस ऑफ लिग्नेंसी होते हैं। ठीक है। तो 1 और 2 जो है आपकी बिनाइन है, 2F को फॉलो अप की जरूरत है, और 3 में आपको एक्सियन, सर्जिकल एक्सियन या एब्लेशन की जरूरत पड़ेगी। बोस्निक टाइप 4 में डिस्टिंक्टली मेलिग्नेंट होती है, क्लियरली एनहांसिंग इंटरनल सॉफ्ट टिश्यूज होंगे, और इनकी ट्रीटमेंट जो है रिक्वायर्स एक्सिजन और कैन बी treated with ablation therapy, और मोर देन 90% चांसेस होंगे इनमें मेलिग्नेंसी के। ठीक है। तो बोस्निक 3 में और बोस्निक 4 में मेलिग्नेंसी का चांसेस ज्यादा है, 3 में थोड़े से कम है, 4 में और ज्यादा है, और दोनों की ट्रीटमेंट में एब्लेशन या सर्जिकल एक्ससीजन जो है इसकी जरूरत है। 1 और 2 में बिनाइन है, कुछ नहीं करना। 2F में फॉलो अप करना है, 3-4 में एक्सीजन और एब्लेशन। ये बोस्निक 1 है, बिल्कुल सिंपल क्रॉस, कोई अंदर सेप्टेशन नहीं है, और ना जो आपकी वॉल जो है उसकी एनहांसमेंट हो रही है। 2 में ये थोड़ी इंटरनल सेप्टा आ गया है मगर कोई खास एनहांसमेंट नहीं है। 2F में ये सेप्टा भी ज्यादा हो गए और ये कुछ एरियाज में एनहांसमेंट ज्यादा हो गई। 4 में सारी सेप्टा की, ये 3 में सारी सेप्टा की एनहांसमेंट हो रही है। ठीक है। ये विदाउट एनहांसमेंट है ये वाला एरिया, और यहाँ पे सारी एनहांसमेंट होगी, और यहाँ पे थिक इरेगुलर सेप्टा हो गए और अंदर भी एनहांसमेंट नजर आ रही है। ये वो से 4 है क्लासिक के। तो ये इंपॉर्टेंट है रेडियोलॉजिकली, अगर आपको सिस्ट नजर आती है तो आप उसका सीटी करवाइए, और उनसे आमतौर पर रेडियोलॉजी वाले खुद ही बता देते हैं कि कौन सी है कैटेगरी बोसने की, उसके मुताबिक फिर आपने आगे चलना है। Yes. ठीक है। तो आपके पास 4 चीजें आज: मिडली सिस्टिक किडनी, नेफ्रोनोथाइसिस, मिडल स्पॉन्ज किडनी, 3 हो गई। उसके बाद आपकी सिस्टिक डिजीज एसोसिएटेड सिस्टेमिक डिजीजेस। Yes. ठीक है। और उसके बाद सिंपल सिस जो है, एक्वायर्ड भी है, ये जुरीमिक भी हैं, वो सिंपल सिस के बारे में हमने डिस्कस किया है। Yes. और ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो है बोसने की, क्योंकि इस पे आपका ट्रीटमेंट सिस्टम
डिपेंड अपना डिपेंड करेगा कि क्या करना है, फॉलो अप करना है, छोड़ देना है इसको ऐसे ही, या इसकी फौरन सर्जिकल एक्ससीजन करवानी है जो वापसी करवानी है। अगर इस तरह के हैं तो आपको ये दोनों सिचुएशन में आपने सर्जिकल एक्ससीजन या एब्लेशन करनी होगी। यस ठीक है, तो इसमें एब्लेशन कैसे करते हैं, एब्लेशन कैसे करते हैं? नीडल डाल के अंदर, यस तो आप जी क्या सर। इंजेक्ट करते हो? सर यही हुँ? बता रहे थे सर। कोई स्क्लेरोजिंग एजेंट जो है आप इंजेक्ट कर यस देंगे। और इस किस्म की सिस्ट अगर इतनी बड़ी हो जाए, सिम्प्टोमेटिक हो जाए पेशेंट की, यस सर। कोई भी इनमें से, फिर अगर आप सिंपल एस्पिरेशन करते हो, क्योंकि ये सारा ट्यूबुलर एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन हुई है और फ्लूइड सिक्रीट होता रहता है, तो अगर सिंपल एस्पिरेशन करते हो तो रिकरेंस हो जाएगी। यस सर। तो सर्जिकल एक्सcision क्या होती है, उसमें इसको एक्सपोज कर। पेरिटोनियम में खोल देते हैं इधर से, ताकि सारा जो भी फ्लूइड इसमें आए वो पेरिटोनियम में चला जाए और पेरिटोनियम से अब्सॉर्ब हो जाएगा। और ये लेप्रोस्कोपिकली भी हो रहा है। यस सिस्ट सिस्ट रिडक्शन कहते हैं तो, जो लेप्रोस्कोपिक सिस्ट रिडक्शन जो है, ये वो सर्जिकली इसको रिड्यूस कर देते हैं। और मार्सुपिलाइजेशन जो है, ये आपकी वॉल जो है रिमूव कर देते हो ताकि वो दोबारा ना बने। ठीक है, और कोई इन बारे में कोई क्वेश्चन? ये रेलेवेंटली जो बिल्कुल पेशेंट आपके पास कई दफ़ा आते हैं ना, कोई एंसेडियल डिजीज है और अननोन एटियोलॉजी, यस सर। तो उनमें से कुछ पेशेंट आपके पास ऐसे हो सकते हैं जो इन तीन डिजीजेस की वजह से, नेफ्रोसाइटिस या मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज या मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी भी तो इतना कॉमन नहीं है, यस मगर ये मेडुलरी सिस्टिक किडनी या नेफ्रोसाइटिस में पेशेंट जो है, मैं जो उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया था, ये ऐसा नहीं, यस सर। स्पेशली ये वाला बिल्कुल एकोजेनिक किडनी से। जी और यहाँ अगर छोटी मोटी सिस्ट नज़र आ रही हैं तो आपके पास ये जुवेनाइल जो है या एडल्ट जो है नेफ्रोसाइटिस हो सकती है। तो सिस्ट की लोकेशन, साइज और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस से आपने कंसंट्रेट करना है, तो यस ये डायग्नोसिस आपकी हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री होगी, और मिडल ईस्ट सिस्टिक किडनी में भी पिक्चर यही होगी, मगर डिफरेंस ये होगा कि उसमें एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन नहीं है, और नेफ्रोसाइटिस में एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशंस भी होंगी। ठीक है, यस पुराने ज़माने में जब आईवीपी होती थी तो काफ़ी केसेस हमें मिल जाते थे ये वाले, इस तरह के डाले थे, ये वाले जो मेडल, ये ब्लश कहते थे सर, ये तो अब तो आईवीपी हो ही नहीं रही इतनी ज़्यादा, रिलेटिवली बनाइन कंडीशन है, नेफ्रोकैल्सिनोसिस वगैरह की वजह से या और किसी वजह से आईवीपी की है आपने, तो ये चीज़ मिल जाती है आपको। यस। जी, एनी क्वेश्चन नो सर। है? नो सर। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम फिर बात करेंगे हम ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, क्योंकि दैट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ एंड स्टेजिंग डिजीज। यस। थैंक यू सर। स्वागत सर। और सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जो टाइप्स थी एक्यूट किडनी इंजरी वाली, वो फिर HRS है, CRS, वो फिर छोड़ दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप, ठीक है? मतीन साहब, जो बाकी जो टाइप्स थी वो सब सबने छोड़ दिए सर ने। एक कौन सी ये जो आप कह रहे हैं, क्यूट किडनी इंजरी और क्रोनिक किडनी डिजीज, इसकी प्रेजेंटेशन कह रहे हैं आप? हाँ
हाँ जी। तो सर ये साढ़े पढ़ाया तो है नहीं, वो जो अक्यूट एच आर एस है, सी आर एस